भारत माता की जय हिंद। पीताम्बरा माता की, शंकर भोलेनाथ की, सच्चिदानंद घन भगवान की, स्वामिनी महाराज की, गौ माता की, गंगा माता की, माता पिता की, गुरुजनों की, सब संतों की, भूले मित्रों की, आज के आनंद की, महर्षि पतंजलि महाराज, बोलो जय सीतारो। आदरणीय रंजन सिंह जी, आदरणीय मुन्ना यादव जी, दिनेश शर्मा, जो भी संचालक मंडल के मुखिया है, मुख्य सदस्य हैं, चाहे आदरणीय पवन सर हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे इस योग समझा और मुझे आज योग शिक्षक नियुक्त किया। जितना जो कुछ समझ आया बना सो किया, जो कुछ गलती हो आप लोग संभालिएगा, सुधारिएगा। ओम प्रणाम साधुवाद। ओम समारे में देव दबाई तो समाज पे प्रभु गुरु जी तुमने औगन बहुत करे और 10 मिनट बिना आपने बहुत अच्छा योग कराया आपने, क्योंकि आप 15 वर्ष के लगातार इस समय पीताम्बरा माता के यहाँ आप करा रहे हैं जी। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम धन्यवाद। आदरणीय हीरालाल भाई साहब पिछले 15 वर्ष से लगातार योग सिखा रहे हैं, करा रहे हैं, बढ़िया। तो बहुत सुंदर आज के हमारे योग कक्षा छतरपुर मध्य प्रदेश से सुंदर तरीके से लिए धन्यवाद देते हुए और अभिनंदन करते हुए दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। और दूसरे सत्र में मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से आमंत्रित करती हूँ। में दो नौ पल्लू लाख जी ठेला मेड़ी तुलसी ठेला जी। आदरणीय धीर जी धन्यवाद। और आदरणीय सभी अग्रजों को, भ्राताओं को, बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ पीताम्बरा के प्रांगण से आदरणीय हमारी योगाचार्य जी ने योग कराया और कहा कि हमारी जो शरीर है ये हमारी सरकार है, और शरीर सरकार के जो अलग अलग अंग और प्रत्यंग हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो स्वयं सेवी भाव के साथ अपना ताला और अपना चाबी लेकर के अपना कार्य करते हैं। और हम ये ताले और चाबी की व्यवस्था उनकी दुरुस्त करें योग और आहार के माध्यम से, और फिर बनाएं, फिर वैसा ही शरीर को बनाएं जैसा आदरणीय रंजना दीदी ने अपने गीत से कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो अपनी प्रतिमा, अपना शरीर अच्छा बनाने के साथ ही हम जब द्वितीय सत्र में प्रवेश करते हैं तो द्वितीय सत्र में हम खेती, आहार, स्वास्थ्य और अपनी जीवन शैली से जुड़े संबंधों पर चर्चा हर दिन कर रहे हैं। और इस क्रम में आज हमारे मुख्य वक्ता हैं जो पहले भी इस मंच पर आए हैं और वो वहीं से आते हैं जहां से हमारे आदरणीय बने सिंह आर्य जी आते हैं और जहां से हमारे भूपेंद्र शास्त्री आदरणीय मान भाव आते हैं। और बात होती है हमारे जैविक खेती की, विषमुक्त खेती की और अच्छे अन्न की, अच्छे भोजन की। उसी क्रम में आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय राधे श्याम परिहार जी उपस्थित हैं और वो सामान्य खेती के साथ साथ मेडिसिनल खेती भी कर रहे हैं, औषधीय खेती भी कर रहे हैं, और उसमें उसी के साथ साथ जो सुपर फूड है, जो उच्च पोषक फसलें हैं, उनका भी उत्पादन कर रहे हैं। तो आप सभी के माध्यम से, आप सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आदरणीय परिहार जी से मैं ये निवेदन करता हूँ, कृपया अपना माइक और कैमरा खोल करके आप प्रकट होइए और आप क्या क्या कर रहे हैं और सुपर फूड की जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप क्या क्या उगा रहे हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से लाभदायक है और इस मार्केट की व्यवस्था में कैसे आप सफलता अर्जित कर रहे हैं, इन बिंदुओं पर आदरणीय आप बात रखिएगा। आदरणीय राधे श्याम परिहार जी। हरिओम जी, नमस्ते। आज के इस विषय में
हम सुपर फूड के बारे में और अभी लगने वाली फसलें क्या क्या इस खरीफ सीजन में हम लगा सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस मंच पे आपने आमंत्रित किया और इस मेडिसिनल जो फसलें हैं, इससे शरीर में क्या-क्या बेनिफिट है और किस समय पे इसकी बुआई की जाती है, कैसे इसको प्रोसेस किया जाता है और कैसे खाया जाता है और कैसे शरीर के लिए ये एक औषधि के रूप में कैसे काम करती है, इसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताना चाहूँगा। यदि कोई बीच में प्रश्न भी हो आपका, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं जी, और निश्चित ही प्रश्न होंगे। तो जी, हम कोई 7:15 हो चुका है, तो जी, 7:40 तक आपको सुनेंगे और उसके जी, बाद प्रश्नोत्तरी 8 बजे तक संपन्न हो जाएगी। जी, जी। जी, 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 जी सर। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा सर कि अभी इस सीज़न में लगने वाली सबसे जो मेन फसल है वो है चिया सीड्स। चिया सीड दोनों सीज़न में भी होती है, खरीफ में भी होती है और रबी में भी होती है। इसकी सोइंग जुलाई में भी कर सकते हैं और अक्टूबर में भी कर सकते हैं इसकी। और ये 5 महीने की फसल है, 150 दिन से लगा के 160 दिन में इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है और 1 एकड़ का इसका 2 किलो सीड ही लगता है, 1 एकड़ पे 2 किलो सीड लगता है और ये जैसे जहाँ पे पानी की जो जल धारण क्षमता कम हो ज़मीन की, रेतीली, मुरम वाली मिट्टी, इसमें आसानी से इस फसल को लगाया जाता है और जो दूसरी फसल है उससे मैं समझता हूँ कि 2 से 3 गुना ज़्यादा बेनिफिट इस फसल को लगाने से है। तो आप चिया सीड लगा के बहुत ही अच्छा फ़ायदा कमा भी सकते हैं और शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट अपन दे सकते हैं। इसमें चिया सीड में आपको कैसे खाया खाया जाता है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि चिया सीड को आप इसमें अखरोट या आपके बादाम के साथ में भी इसको पीस के और इसकी लड्डू बना के भी खा सकते हैं या फिर इसको रात को आधा चम्मच पानी में भिगो लें और नाश्ते से और चाय या दूध से पहले इसको दाने और इसको पूरे पानी जो रहता है अपना 1 कप पानी उसको पी जाते हैं। इसमें तो क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया इसका जो बेनिफिट है अपने शरीर को मिलता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सबसे बड़ा गुण है, इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वेट लॉस के लिए, जो जिसके मोटापा है, उसको रामबाण चीज़ है उसके लिए। तो मोटापे के लिए वज़न घटाने में मददगार है ये, हड्डियों को मजबूत करता है, उसके सेवन से नींद भी बहुत अच्छी आती है और ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में पाया जाता है इसमें। ओमेगा 3 के साथ-साथ में इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अभी ये अपने इंडिया में पहले बहुत कम थोड़े कम स्तर पे था, लेकिन अभी 3-4 साल से इसका बहुत ही ज़्यादा जो उपयोग हर घर में होने लगा है और इसकी दिनों-दिन माँग भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। अभी मैं बताऊँ आपको कि मैं छोटी-सी एक बॉटल बताऊँगा मैं आपको इसके थोड़ी-सी उधर अंदर से लाके देखना पड़ेगा। एक बॉटल की कीमत इसकी ₹100 है, जो 250 ग्राम में एक सीड की बॉटल आती है इसकी और मेरा खुद का ही पैकिंग है इसका। तो इसको बेचने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आती है यदि अपने पास में खेती हो और अपन इसकी खेती करना चाहते हैं। तो इसको बेचने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आती है और अ, अपन डेली बेसिस के रूप में अपने बच्चों से लगा के, बूढ़े से लगा के सभी इसका यूज़ कर सकते हैं।
दूसरी फसल मैं बताऊं आपको तो वो है किनोआ। आपने नाम सुना ही होगा, ये भी सुपर फूड में आता है और एक तरह का अनाज है। ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग होता है और खाने के लिए मेन तौर पर इसका उपयोग किया जाता है खाने में। तो किनोआ में भी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और हार्ट के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसको पुलाव, खिचड़ी जैसे थोड़ा-सा आप दाने इसके डालोगे किनोआ के तो थोड़ा-सा कड़वासपन लगेगा, इसका जो कड़वा लगेगा ये। तो इसको थोड़ा-सा गर्म पानी में अपन हल्का-सा उबाल लेते हैं। ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए, हल्का-सा गर्म पानी में उस पानी को हल्का-सा अपन फेंक देते हैं पानी को, जिसके बाद में आप पुलाव है, खिचड़ी है, इसकी बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद चीज़ है किनोआ। आप ऑनलाइन मंगाओगे आप तो एक किनोआ आपका 500 ग्राम का जो पैकेट आएगा वो 200 से ₹250 की कीमत रहती है उसकी। तो ये किसान रबी सीज़न में लगाने की फसल, ये अभी खरीफ में नहीं लगा सकते अपन इसको। तो खरीफ में लगाने के बाद में इसको 3 से साढ़े 3 महीने की फसल है ये। मतलब आपको 190 से लगा के 110 दिन में आराम से इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और पर एकड़ का उत्पादन मैं बताऊंगा कि आपका 1 एकड़ का उत्पादन इसका 6 से 7 कुंटल आराम से निकल जाता है और बिना कोई कीट भी नहीं लगते इसमें, इल्ली भी नहीं लगती इसमें और खाद की मात्रा भी आप बिल्कुल कम, जो भी गोबर की खाद रहती है थोड़ी बहुत वो बस वही डाल दो तो आराम से आपकी जो फसल है ये किनोआ की फसल ये हो जाएगी। और दूसरा विशेषता ये है कि इसका जो जमीन के जो पीएच मान है वो भी ये सुधारती है। मैंने 2-3 प्रैक्टिकल करके देखा है तो इससे जो जमीन का पीएच मान है वो भी सुधर गया और हरी खाद के का काम भी ये जमीन के लिए उपजाऊपन, जमीन का उपजाऊपन बनाती है। चाहे ये फसल नहीं कि आप चिया सीड्स हो, वो आपकी दूसरी मेडिसिनल फसलें भी आपकी जमीन का सेहत के लिए भी फायदेमंद है, अपने लिए फायदेमंद इतना जमीन की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो इसकी खेती के लिए भी चिया जैसा ही है, इसका भी मात्र 1 एकड़ का 2 किलो बीज का पर्याप्त है और छिड़काव विधि से इसको लगाया जाता है और 3 से 4 पानी, 3 पानी होगा फिर भी चल जाएगा, यदि 4 पानी दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो 4 पानी में आप बहुत ही बढ़िया इसकी खेती कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक और आपने सुना होगा, एक और को बता दूं मैं, ऐसे तो मेरे पास में कम से कम सर 20 तरह की मेडिसिनल क्रॉप मैं लगाता हूँ और बायबैक किसानों से परचेज भी करता हूँ और फिर बाहर कंपनियों को सप्लाई भी करता हूँ। कुछ माल सिटी और बड़े बड़े महानगर में भी जाता है। एक और फसल मैं बताऊँ आपको कि फ्लेक्स सीड्स, जिसको अपन अलसी बोलते हैं, अलसी भी अभी नहीं लगेगी, वो रबी की फसल है। अक्टूबर में इसका बुआई का सही समय है। और पहले क्या करते थे हमारे किसान और हमारे पूर्वज, मेरे पिताजी वगैरह, तो इसको खेत के चारों तरफ जहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता था, जिसमें पशु या जानवर ज़्यादा नुकसान करते थे खेत में, वहाँ पे इसकी 5-7 लाइन लगा देते थे कि इससे जानवर नहीं खाएगा और इससे अपने खेत का नुकसान होने से बच जाएगा। इस कारण से उसको मेड़ के अंदर 5-7 फीट के अंदर अंदर इसकी बुआई करते थे। लेकिन अब कुछ अनुसंधान हुआ इसके ऊपर और कुछ साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च करा तो ये देखा गया कि पिछले 5 से 7 साल में ये आपके किराना की दुकान पे भी इसकी छोटी-छोटी डिब्बियाँ बना के बिकने लगी इसकी। और सबसे बड़ा है इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। उसके साथ-साथ में एक अल्फा साइनोकल एसिड पाया जाता है इसके अंदर। तो अस्थमा, आर्थराइड, डायबिटीज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल आदि से लड़ने में काफ़ी मात्रा में मदद को जो तत्व एसिड बताया मैंने, वो करता है। और त्वचा के लिए भी ये बहुत रामबाण चीज़ है।
चेहरे पे दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, इसके लिए भी ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा तरह से काम करेगा। तो इसको भी सुपर फूड की गिनती में ही ये आता है, अलसी भी, फ्लैक्सीड बोलते हैं इसको। तो अलसी को थोड़ा-सा रोस्टेड करके खाया जाता है, या फिर सबसे बढ़िया है कि अपन जो जैसे गेहूँ या कुछ अनाज जैसे ज्वार है, मक्का है, इसकी जो आटा पीसते हैं, उसमें 10 किलो में ये आधा किलो अलसी, फ्लैक्सीड मिला के भी इसका जो आटा बना के उसको अपन ये रोटी के हिसाब से बनाएँगे, तो उसके वो जो तत्व है, वो काम आ जाएँगे। और फिर जो उपज की, मैं खेती की बता दूं थोड़ा सा, इसका बेनिफिट तो मैंने बता दिया। खेती के लिए इसको 1 एकड़ के लिए 6 से 7 किलो बीज लगेगा इसका। और ये भी आपके 2 पानी की फसल है। 3 पानी दे दो तो ये अच्छी काली गहरी जमीन हो तो 3 पानी दे दो तो भी चल जाएगा। यदि मुरम वाली जमीन है, पथरीली है, तो 4 पानी दे दो इसको। 4 से 5 पानी भी लगा सकते हैं इसको। इसको भी कोई जानवर नहीं खाएगा। और ये आपके अ, जो उपज है, इसकी उपज निकल जाएगी सर, 1 एकड़ की 8 कुंटल तक आराम से निकल जाएगी। और रोस्टेड वाली जो लोगे आप बाजार से इसको, तो 150 से 200 रुपए किलो ये बिकती है। तो इसको थोड़ा सा जैसे अपन रोस्टेड करते हैं, मैं भी यहाँ रोस्टेड करता हूँ, तो हल्का सा सेंधा नमक डाल देते हैं इसमें, हल्का सा नींबू डाल देते हैं। और थोड़ी सी देर इसको सेकने के बाद में, इसको ठंडा होने के बाद में डिब्बियों में या पैकिंग में पैकिंग कर देते हैं इसकी। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया उभर के सामने आया है फ्लैक्सीड भी। और एक और बताऊं मैं आपको कि तुलसी नाम सुना ही होगा आपने, फालूदा वगैरह में डलता है, तो कुमारिया भी बोलते हैं उसको, तुलसी। तुलसी की खेती भी मैं करीब 10 साल से कर भी रहा हूँ और दूसरे किसानों को भी करवा रहा हूँ। ये लू जो गर्मी रहती है अपनी, लू लगती है जैसे अपना अप्रैल मई जून में जो ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस समय यदि आपने एक आधा चम्मच दाने रात को भिगो के उसको सुबह में आपने यूज़ कर लिया, उसको दाने को, उसको पानी को, तो पूरे दिन आपको गर्मी से और लू से बचाएगी। और लीवर की जो गर्मी है उसको शांत करेगी। और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसकी खेती भी अपन अभी भी कर सकते हैं इसकी। और आपके नवंबर दिसंबर में भी अपन इसको, अक्टूबर नवंबर में भी लगा सकते हैं इसको। तो इसकी भी 2 सीजन में खेती होती है। तो मैंने मुख्य मुख्य आपको ये 3-4 फसलें बताई है। इसके अतिरिक्त अपना समय भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अपने पास में कम से कम अभी ऐसी फसलें 20 तरह की फसलें हैं, जो अच्छी फ़ायदेमंद भी है, मार्केटिंग में भी बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसका उत्पादन हर क्लाइमेट में, हर तरह की जो ठंडे प्रदेश को छोड़ के हर जगह इसकी खेती आसानी से हो सकती है। और आपकी ज़मीन के लिए भी कोई आपका ज़मीन की सेहत भी नहीं बिगाड़ेगी। और बहुत ही बढ़िया आपको फ़ायदेमंद ये फसलें हैं। तो इस विषय में यदि किसी के कोई सुझाव या प्रश्न हो तो अपन थोड़ा-सा उससे भी डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद में भी मैं अपनी जो जी प्रशिक्षण है चालू रखूँगा। जी, जी, जी। निश्चित ही ये बहुत ही सुंदर आपने वार्ता रखी है, ख़ासकर सुपर फूड को उनमें से जो किनोआ है, चिया सीड है, लाइन सीड है, तुलसी है और इनसे कुछ रास्ता भी अवश्य ही निकलता होगा, जैसे हमारे आदरणीय सदस्य उपस्थित हैं। और सबसे पहले मैं इसी वार्ता को लेकर चलता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर के पास हरिद्वार, और वो अपनी टिप्पणी देकर के, मार्गदर्शन देकर के इस वार्ता वार्ता को आगे बढ़ाएँ, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। जी, प्रणाम। जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। बहुत सुंदर आज की वार्ता, बहुत संक्षेप में आपने जो सुपर फूड के बारे में बताया और उस जो आपने कुछ फसलें बताई हैं और उसका जो आप आगे व्यापार के रूप में भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हम
इस चीज के प्रति हमें बहुत सचेत होकर चलना है कि हमारे जो भोजन है, जो सामान्य भोजन है, जो सामान्य भोजन हम नियमित रूप से करते हैं, उसमें पौष्टिकता की कमी हो गई है। उस पौष्टिकता में न केवल विटामिन, मिनरल और भी जो तत्व हैं, उन सबकी मात्रा में भारी गिरावट देखने को मिली है। जैसा अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आर्टिकल भी हमारे शरद जी ने पोस्ट किया था इस हमारे ग्रुप में कि 45% तक के गिरावट पौष्टिक तत्वों की हो गई है। तो हम जो भोजन खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं? तो भोजन में अगर पौष्टिक तत्व नहीं है तो फिर वो तो किसी भी तरह से कोई भी चीज फिर अंदर डाल दें तो पेट भरने का ही केवल काम हो रहा है। तो जी शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए जो हमारे जिसको हम अब सुपर फूड कर रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होते हुए भी वो अपने शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, जो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं, उसका पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे मतलब मुझे तो ये कहना है कि जो भोजन पहले हम कर रहे थे और जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के और बाकी सब चीजों के हो रहा था, प्राकृतिक रूप से जो हो रहा था, उसमें भी उस तरह के गुण थे जिसकी वजह से उसकी पौष्टिकता बनी हुई थी और हमें बहुत कुछ अन्य चीजों के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो इस योगाहार कार्यक्रम में भी हम जो आहार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वो हम्म उसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो आहार है, उसकी जो उत्पत्ति है, वो अगर जैविक और प्राकृतिक तरीके से नहीं होगी, तो उसकी हमें बाकी ना योग का फायदा होगा, ना किसी डॉक्टर के पास जाने का फायदा होगा। और इसका ये मेन जो थीम हमारी है, तो उसी में हम अपने आहार के जो उत्पाद हैं, जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका जो सोर्स है, उसके प्रति बहुत सचेत होकर के अपने सामान्य आहार में भी ऐसे पौष्टिक तत्व कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में हम चिंतन करें और इसके लिए प्रयास भी करें, एक्शन। तो जो अब सुपर फूड है, वो शायद सुपर आज की तारीख में है, लेकिन अगर वो भी केमिकल तरीके से उगाए जाते हैं, तो आने वाले 45 साल बाद, जैसा वो आर्टिकल मैंने पढ़ा हुआ था, तो उसमें भी वही पौष्टिक गुणों की जो उसकी ताकत है, वो कम हो जाएगी और फिर वो भी सामान्य से बहुत कम, जो अभी वर्तमान हमारे बाकी खाने की स्थिति है, वहीं पर ही पहुंच जाएंगे। तो मेरा केवल अनुरोध यह है कि ये जो सुपर फूड आज की तारीख में है, उनको हम किस तरह से उगा रहे हैं। वो किसान केवल क्या उत्पादन पर ही विश्वास करते हुए ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में अगर केमिकल पेस्ट्स और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को डालता है, अप्राकृतिक चीजों को डालते हैं, तो उसमें भी पौष्टिकता उसकी भी कम होगी। इस पर मेरा निवेदन है राधे श्याम जी से भी कि आपका जो उत्पादन करते हैं और जो कराते हैं, उसमें ये इस तरह की जो गुणवत्ता की आवश्यकता है हमें अपने कार्यों में, इसके लिए आप क्या रखते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं और कैसे उसकी मॉनिटर करते हैं। तो इस चीज पर भी आप प्रकाश डालिए। ये प्रश्न भी है और मेरा सुझाव भी है कि हम इस तरह से अगर अपना भोजन को सोर्स करने का प्रयास करें, तो हमारा व्यापार भी अच्छा होगा और हमारे कार्य में भी प्रगति होगी और हमारे जो उसकी वजह से जो हम प्रकृति के प्रति अपना जो दायित्व है, उसको भी अच्छी तरह से निभा पाएंगे। तो ये मेरा आज प्रश्न भी है, कुछ टिप्पणी भी है, सुझाव भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक खाना एक सुपर फूड है। हर एक भोजन जो कि धरती माता के उसमें से निकलता है, उसमें कुछ ना कुछ गुण होते हैं, लेकिन वो गुण जो है अगर प्राकृतिक और जैविक रूप से नहीं उत्पादन होगा, तो उसके किसी न किसी गुण में कमी होगी और किसी न किसी रूप में वो उतना लाभ नहीं दे पाएगा जितना कि उसको वैसे देना चाहिए। तो आज के इस सत्र में सभी के प्रश्नों का भी स्वागत है और आज के इस सत्र में हमारे जो योग सत्र में हीरा लाल जी ने जो आज फिर से योग कराया है, बहुत आनंददायक की प्रक्रिया रहती है, शैली रहती है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, बहुत ही बढ़िया, आपका क्वेश्चन भी अच्छा लगा मुझे। और मैं अभी थोड़ा सा फार्म पे हूँ। मैं अभी जो जहाँ पे फसलें
लगाने के लिए खेत की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा सा यदि कोई किसान भी होगा अपने इस विषय में तो ये भी थोड़ा समझ जाएंगे। अभी ये जो खेत दिख रहा है आपको, ये जो हरा हरा दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं, ये हरी खाद के लिए लगाया हुआ है मैंने। ये जो आपको इसको, ये भी जो सुपर फूड लगाऊं मैं इसमें कोदो, कुटकी, रागी, सावा के लिए जो खेत में लगाऊं मैं, तो इसमें हरी खाद के लिए मैंने ये मूंग की फसल डाली हुई है। ये मूंग की फसल मतलब आपके 40 दिन की हो जाएगी। फूल आने की अवस्था में इसको जुताई करेंगे, इसी खेत के अंदर ही इसको जो मिलाएंगे, समझे ना। अभी तो हरी खाद बोलते हैं इसको। उसमें मिलाने से क्या होगा कि इसकी जो जमीन की जो उपजाऊपन है वो भी बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा, इसका ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो जरूरी पोषक तत्व है जो अपन सुपर फूड वगैरह जो भी लगाएंगे इसके लिए उसको मुहैया हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। और इसको फिर ये मैं बताऊं आपको, जो खाद की जो पूर्ति इसके बाद भी अपन खाद कुछ देंगे तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है यहाँ पे, ये इसमें गोमूत्र है इस ड्रम में, और ये वर्मी कंपोस्ट है। ये जो देख रहे हो आप, ये पूरा वर्मी कंपोस्ट है। तो यहाँ पे ये देखोगे, ये जो सारे जो बैग है ये अपन ने भर के ये केचुए की खाद भर के लगा रखे हैं, ये थप्पी लगा रखी है बैग की। तो ये 50 बैग मैंने जो खाद है जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, इसको कुछ किसानों को उपलब्ध भी कराएंगे। और ये वाला जो खाद आपको दिख रहा है, ये वाला खाद, इसको छान के, इस छन्ने में छान के इसको भी एकत्रित कर रखा है। तो बहुत ही बढ़िया सुझाव था आपका कि बहुत सारे जो तत्व हैं, जो प्राकृतिक प्रोटीन की मात्रा है दिनों दिन हर जो फूड में, हर अनाज में कम होती जा रही है। उसका मेन कारण यही है कि अपन किसान क्या करता है कि रासायनिक खेती कर रहा है, तो उसमें क्या है कि यूरिया दे देता है, ज्यादा मात्रा में यूरिया देके उस फसल की ग्रोथ तो कर लेता है, लेकिन उसको और कौन से तत्व जरूरी है ये सब भूल जाता है। और खाली यही मात्रा अपने जो अ, उसकी पौधे की ग्रोथ की जो करनी है वही दे देता है। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे उसकी जो गुणवत्ता है अनाज की, वो दिनों दिन कम होती जा रही है। तो मैं किसानों को भी यही सुझाव देना चाहूंगा कि ये तो हरी खाद के रूप में अपनी जमीन के लिए, एक तो दो फायदे रहेंगे इसके। जैसे अब मेरा खेत खाली पड़ा है, मेरे को 1 महीने तक कोई अपने मिलेट वगैरह जो मोटा अनाज नहीं लगाना है, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप हरी खाद में ढेंचा है, सन है, उड़द है, मूंग है, ये फसल लगा सकते हैं। और फूल आने की अवस्था में इसको खेत में मिला देते हैं इसको। तो दो फायदा है इसको, एक तो खाद का काम भी करेगी और आपके जो खरपतवार की समस्या है, जो अभी 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर जो भी खरपतवार जितने भी उगने हैं वो उग जाएंगे। तो दोनों तरफ से आपको बेनिफिट है। वो खरपतवार भी अगले साल के लिए आपके खेत से नहीं उगेंगे। 30 से 40% खरपतवार जो 1 महीने के अंदर अंदर ही उग जाते हैं जमीन के अंदर। तो दोनों तरह से फायदा है। और कुछ केंचुए की खाद डाल सकते हैं उसमें। कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप ड्रिप के माध्यम से, या आपके फुहारे के माध्यम से, या पानी नाली बहाव के माध्यम से आप इसमें यूरिया के उपलब्धता के लिए आप गोमूत्र आराम से दे सकते हो। इसमें यूरिया ही रहता है गोमूत्र में, तो आप यूरिया की पूर्ति के लिए आप इसमें गोमूत्र दे सकते हैं। और आपकी फसल भी हेल्दी रहेगी, आपकी जो धरती माँ है इसके भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो किसान ये 2-3 जो फायदा है, जीवामृत भी मैं दिलवाता हूँ कि किसानों से जिसके वर्मी कंपोस्ट नहीं है, जिसके पशुधन कम है, उसको फिर जीवामृत के माध्यम से भी मैं इन जो सुपर फूड मैंने बताया आपको, इनमें जो पोषक तत्व की पूर्ति के लिए जीवामृत का उपयोग मैं करवाता हूँ। और कुछ किसानों के जिसके जो ज़्यादा पशुधन है उसको गोबर की खाद, केचुए की खाद
ये इसकी पूर्ति करके और एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी फूड हम तैयार करके और इसको मार्केट में सप्लाई करने के लिए उतारेंगे। ये जो सारे दिख रहे हैं आपको, मैं बताऊंगा आपको कि मेरे जो सारे फूड हैं वो सब पैकिंग में ही जाते हैं। ये आपने देखा होगा, जैसे ये पैकिंग पैकिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री भी मेरी यहाँ पे ही है और जो खेत भी यहीं पे है और पूरा जो सेटअप है वो सारा यहीं पे लगा हुआ है। तो कोई भी जैसे बाहर के विजिट वगैरह भी आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाती है, इसको कैसे मशीनों में साफ साटेज किया जाता है और फिर कैसे इसकी पैकिंग की जाती है और फिर कैसे इसको सप्लाई किया जाता है कस्टमर तक। तो सारी यहाँ पे 1 दिन 2 दिन के लिए मैं यहाँ पे कृषक पाठशाला भी चलाता हूँ और यहाँ पे सारी व्यवस्था किसानों के लिए, यदि कोई नई खेती करना चाहता है या सुपर फूड में करना चाहता है तो उसके लिए आप मोबाइल से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और सीड के लिए भी आप बता सकते हो। तो सीड भी ये आपको ऑनलाइन कोरियर से है आपका या आपका इसे ट्रांसपोर्ट से है, कैसे भी आपका माल भी वहाँ पे सप्लाई हो जाएगा और फिर आपको बेचना है ज़्यादा मात्रा में तो फिर उसको खरीदने के लिए भी आप बेझिझक, कोई झंझट नहीं उसमें, जो भी माल बाजार में रेट रहेगा उस हिसाब से अपन इसको खरीद भी लेंगे। लेकिन सर ने बताई ये बात बिल्कुल राइट है कि इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, ताकि इसकी जो प्राकृतिक वैल्यू है, इसकी जो प्राकृतिक जो क्षमता है बीज की, गुण है, वो कहीं न कहीं अवरुद्ध ना हो। क्योंकि रासायनिक खेती क्या काम करेगी, वो डायरेक्ट इसके गुणसूत्र के अंदर ही विकार पैदा कर देगी और धीरे-धीरे इसकी जो जो शरीर के लिए बेनिफिट जो करता है वो बेनिफिट की जगह आधा ही आपका यूज़ करेगा और केमिकल तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में, जैसे भले ही आप सुपर फूड में की नहीं बता रहा हूँ मैं, आपके दाल हो, आपके अनाज हो, आपके मसाले हो, सब में भी नुकसानदायक है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई है, क्योंकि अभी ये चीज़ें जैसे आदिवासी क्षेत्र से आई है, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, तो वहाँ पे वो समझते भी नहीं, अभी तक भी नहीं डालते हैं वो उसमें। तो ये कुछ उन्होंने सुरक्षित कर रखी है, तो कम से कम इनका तो गुणसूत्र और इनका जो जीन है उसमें तो अपन कोई किसी तरह का बदलाव ना करे। ये बहुत ही बढ़िया सर का जो एक ये जो सुझाव था या प्रश्न था, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत ही बढ़िया इनने इस विषय में बताया। मैं भी किसानों को दिनों-दिन इस विषय में जागरूक भी कर रहा हूँ और आपके जो सहयोग से बहुत ही अच्छा हमारे क्षेत्र में इन जो फसलों का चलन बढ़ भी गया है और किसान को अच्छा बेनिफिट भी, ऐसा नहीं कि खाली बुआ दिया अपन ने फिर उनको बेनिफिट ही नहीं मिला तो वो तो फिर परंपरागत फसलों में ही जाएँगे। जैसे सोयाबीन लगा दिया है उनने, गेहूँ लगा दिया उसमें, उसमें जाएँगे। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा उनको बेनिफिट भी देने का अपन उसको प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद में यदि और भी अपने ग्रुप के सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं, इसके सुझाव हो या किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं। जी, निश्चित ही ये जो वार्ता रही है आदरणीय पवन सर आपके माध्यम में, और ये एक चिंता का भी समाधान आपने दिया कि आप जैविक माध्यम से ही खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बीच आदरणीय सदस्यों के प्रश्न हो कृपया हैंड रेज़ करें ताकि सुविधा हो आप तक पहुँचने में। और ये बात बड़ी अच्छी रही कि जो सामान्य अन्न है अगर वो एक जैविक परंपरा से, प्राकृतिक परंपरा से उगाया जाए, तो वो अन्न जो है प्राण शक्ति देगा। उसी तरह से जैसे ये सुपर फूड हमें प्राण शक्ति दे रहे हैं, हम प्राकृतिक रूप से उन्हें उगा रहे हैं। लेकिन अगर चाहे किसी भी अन्न को, किसी भी सब्ज़ी को, किसी भी फल को अगर हम रसायनों से और ज़हरों से पार देंगे, तो कहाँ प्राण देने वाले हैं, वो प्राण घातक हैं। तो मेरे ख़्याल से इसीलिए इन चयनित फसलों को लोगों ने, वैज्ञानिकों ने और बाज़ार ने आगे रखा होगा कि ये सुरक्षित हैं और इनसे हमारे स्वास्थ्य को फ़ायदा होने वाला है। और हाँ, एक प्रश्न मेरे मन में ये था कि आपने ज़मीन के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए तो तैयार किया है अपनी जो खादें हैं।
लेकिन क्या इन पे कीटों का प्रभाव कितना पड़ता है और उनको रोकने के लिए आप क्या करते होंगे? जी सर, कीटों का प्रभाव तो इसमें दूसरी जो अन्य फसलों से तो बिल्कुल ये समझ लो कि 20% ही पड़ता है। जैसे 100% किसी फसल में इसका अटैक है तो इसमें 20% ही पड़ेगा। एक सामान्य तौर पे इसको अपन जैविक पद्धति से या उसको बोलते हैं अपन एकीकृत कीट पद्धति से भी अपन इसको रोक सकते हैं। इसके लिए आप नीम ऑयल रहता है पर टंकी, जो 20 लीटर वाली जो टंकी रहती है उसमें 10 ग्राम तक नीम ऑयल छिड़क के भी इसके जो कुछ माहू मोल है रस चूसक कीट लगते हैं सामान्य तौर पे, उससे नीम ऑयल से क्या कि अपने मित्र कीट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। या सबसे बढ़िया है कि अपन 5 पत्ती गाढ़ा 10 परनी अर्क अपने खेत के आसपास जो भी पत्ते हैं अपने, जैसे कनेर है आपके, बेशरम है, आधा ये अपना क्या बोलते हैं इसको, गेंदी है, अरंडी है, सीताफल है, जो भी कड़वी चीजें, नीम की पत्ती है, ये चीजें भी अपन इसको दो तीन चार विधि से इसको अर्क बनाते हैं। थोड़ा विषय अपना लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको मटके में डाल के इसको 15-20 दिन के लिए अच्छा एयर टाइट बांध लेते हैं इसको। फिर इसको छान के पर टंकी में, 20 लीटर की टंकी में आधा लीटर इसका जो अर्क मिला के इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह के कोई भी कीट का प्रकोप इसके ऊपर नहीं होगा। आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। और एक वो आता है अपना जो नीले पीले गत्ते, जिसमें आपने कहीं देखा होगा कि एक आधा फीट बाय आधा फीट का एक गत्ता रहता है पीला कलर का, और एक रहता है नीला कलर का, उसमें एक गोंद लगा हुआ होता है दोनों तरफ से। उसके भी अपन 1 एकड़ में 10 से 15 खुंटिये लगा के इसको फसल से आधा फीट की ऊंचाई तक इसको लगा सकते हैं। तो इससे भी जो आपके रस चूसक जो कीट है, इसकी जो मादा है वो उस पे चिपक जाएगी, और उसका चेन जो उसकी जो प्रजनन क्षमता है, उसकी जो चेन है एक कीट की उत्पन्न होने की, वो चेन बाधित हो जाएगी। और इससे भी आपका बहुत ही अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इन फसलों में कोई ऐसा कोई खासकर कोई ज्यादा बीमारी या कोई ज्यादा इंसेक्ट नहीं लगते हैं। तो ये सामान्य तौर पे छोटे छोटे जो मैंने बताए 3 टूल्स बताए मैंने, नीम ऑयल, और 5 पत्ती अर्क, 5 पत्ती गाढ़ा, और आपका ये जो नीले पीले गत्ते के जो बताया मैंने, इसको भी आप लगा के इसका कंट्रोल कीड़ों का कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया आपका जो इन चीज़ों को यदि अपन यूज करेंगे खेती में, तो बेनिफिट के साथ साथ में हेल्दी भी ये चीजें, इनके औषधि जो गुण हैं वो भरपूर मात्रा में रहेंगे। तो आपको जो किसको बीमारी है या किसको किस तत्व की जरूरत है शरीर के लिए, तो वो बहुत ही बढ़िया कारगर सिद्ध होगी। और ऐसे भी उसका मार्केट बढ़ जाएगा यदि इसका जो अपन ने उसके जो नेचुरल जो प्राकृतिक जो गुण है उसके, उसमें किसी भी तरह की कोई अपन ने छेड़छाड़ नहीं करी, तो मैं समझता जी, हूँ कि निश्चित वो कस्टमर निश्चित के रूप लिए भी से फायदे की चीज होगी सर। निश्चित रूप से जो आपने बताया कि फसल सुरक्षा आप कैसे कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से और आईपीएम के माध्यम से आप फसलों को जहर से मुक्त कर रहे हैं, कुल मिलाकर के कीटों से भी बचा रहे हैं, उसी तरह से इनकी पोषण क्षमता और इनका स्वास्थ्य वर्धन बरकरार रखते हुए इन फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये हमारे लिए करिश्माई होंगी, ऊर्जादायी होंगी ये फसलें। और इसी क्रम में पहला हैंड रेज था आदरणीय प्रणाली दीदी जी का, आप बात रखिएगा दीदी। ओम सदन को सादर प्रणाम, वंदन। मैं प्रणाली महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से। आज के योग शिक्षक आदरणीय हीरालाल भाई अति सुंदर योग कक्षा आपने ली। आज के मार्गदर्शक राधेश्याम जी, आपको नमन वंदन। आपका मार्गदर्शन तो बहुत यूनिक और अलग प्रकार के उत्पाद के लिए है। एक बहुत ही सुंदर। मेरा प्रश्न ऐसा है कि आपने जो बताए वो 20 प्रकार के धान, वो कौन से है? चिया है, अलसी है, हाँ और सर, आदि क्या? जो हाँ, 20 प्रकार के जो धान बोले ना आपने, वो नाम क्या है उसकी? हाँ, सिर्फ नाम। आवाज नहीं आती है क्या? ओम। हाँ, आ रही बताओ। हाँ,
ओम प्रणाम। ओम। हाँ, इनका प्रश्न ये था, दीदी का प्रश्न कि वो आपने जो सुपर फूड बताया तो उनमें कुछ आपने जो संख्या बताई होगी 20, तो उनके अन्य के नाम भी वो जानना चाहते हैं ऐसा। जी, और दूसरी फसलों के भी इसके साथ साथ में ना। जी जी। अन्य फसलों में आपके इसबगोल है, आपके कोदो, कुटकी, रागी, सावा, और आपका जो ज्वार, मक्का, ये सब समझ लो आपकी मोटा अनाज में भी आते हैं, मिलेट में भी आते हैं, और खाने के लिए भी इसका यूज होता है। तो और कुछ मेडिसिनल है इसमें, जैसे काल मेघ है आपका, अश्वगंधा है आपका, अ, ये अकरकरा है आपका। कुछ चीज़ें मेडिसिनल भी है, लेकिन जो अनाज अनाज वाली फसलें हैं, ये अधिकतर मैंने जो डेली यूज़ करने वाली जो अनाज के साथ में खाते हैं ये, तो मैंने आपको ये 5-7 तरह की फसल बता दी है। निश्चित ही कुल मिलाकर आप अनाज के अलावा ऐसी फसलों का भी उत्पादन कर रहे हैं और मुख्यतः से उत्पादन कर रहे हैं जो जी, हम औषधीय हैं, जिनमें हमें पानी का बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक अच्छे जी, अ, औसत से हम पानी दें तो वो उग जाती हैं। और कुल मिलाकर ये औषधीय पौधे हैं जिनका उत्पादन आप कर रहे हैं। और जी। इसी बात के साथ मैं पहुंचता हूँ आदरणीय अनिल राय जी के पास। आपका हैंड रेज है, आपकी बात रखिएगा सर। जी, आदरणीय अनिल राय जी तक अगर आवाज पहुंच रही है तो बात रखिएगा और आपकी बात। जी ओम। हरिओम। सदन को प्रणाम। जी, जी, प्रणाम सर। दिनेश जी ने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि जी जो सुपर फूड की बात कर रहे हैं, वह मैं चाहता हूं कि उस बारे में हम सोचें। तो इसके लिए मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। क्या यहाँ जी। पर इसकी खेती संभव है? यदि संभव है तो आपसे अनुरोध है कि आप प्रशिक्षण तो लेना जरूरी होगा। प्रशिक्षण जी। कब देते हैं इसका जानकारी देने की कृपा करें। जी ओम। सर, थोड़ा-सा ये है कि आप वहाँ का थोड़ा-सा क्लाइमेट मुझे बताना पड़ेगा कि वहाँ पे सर्दी में कितनी सर्दी पड़ती है और गर्मी में कितनी गर्मी पड़ती है। बस थोड़ा-सा यही, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये 2-3 तरह की फसलें तो आपको, जैसे चिया सीड्स है, किनोवा है, ये अलसी है, ये तो हो ही जाएगी। तुलसी में थोड़ा ऐसा रहता है कि जैसे तुलसी का पकने की अवधि में यदि आपका कोहरा या धुंध ज़्यादा छाई रहती है, तो उसके जो दाने रहते हैं, वो दाने थोड़े से पानी इग्ज़ोर कर लेते हैं दाने, तो उसमें थोड़ी-सी क्वालिटी खराब होती है। लेकिन फिर भी आप डेमो के रूप में, मतलब अपन नहीं चाहते हैं कि एकदम अपना पूरे एरिया में यही बुवाएँ, लेकिन फिर भी अपन आधा एकड़, 1 एकड़ में अपन इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और प्रशिक्षण का जब तक सवाल रहा आपका, तो प्रशिक्षण मैं आपको ऑनलाइन भी दे सकता हूँ, और यदि 10-20 या 50 अपने अच्छे फील्ड में अच्छे किसान, जागरूक प्रगतिशील किसान हैं, यदि वो वहाँ पे लेना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं बीज के लिए डेमो के रूप में 8-10 तरह के जो बीज रहते हैं, ये भी लाके अपन वहाँ पे भी एक समय थोड़ा-सा, मेरे पास में थोड़ा-सा समय का अभाव है, तो मैं भी समय निकाल के अपन किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से लगा के मेडिसिनल क्रॉप तक वहाँ पे भी, आपके वहाँ पे आके भी प्रशिक्षण अपन दे सकते हैं। आप जैसा भी चाहो ऑनलाइन भी अपन दे सकते हैं। तो आप निश्चित रहें कि कहीं न कहीं आप किसी भी समय फ़ोन से के माध्यम से भी आप बात बता सकते हैं, और ऑनलाइन भी अपन मीटिंग करके भी बता सकते हैं। यदि आपको फ़ील्ड में आने का, यदि किसान अच्छे जागरूक हैं और वो चाहते हैं कि अपन 5-50 किसान अपने एक 2 पास के गाँव के हैं, अपने खुद के गाँव के अच्छे काम करने वाले, अच्छे मेडिसिनल में जाने वाले किसान की भी रुचि यदि हो, तो अपन वहाँ आके भी आपको प्रशिक्षण दे सकते हैं सर। जी नंबर जी। मैंने सिम्बा जी से ले लिया है, आपसे जी, संपर्क कर सकते हैं। जी ओम। जी, बात करिएगा अलग से, ये ट्रेनिंग या प्रशिक्षण सुनिश्चित कर लीजिएगा। इसी क्रम में आदरणीय शैलेश यादव सर, आपका हैंड रेज है, उनके बाद आदरणीय पटेल सर के पास मैं पहुंचूंगा। आदरणीय यादव जी। ओम जी, ओम जी। सभी नमन।
मैं नर्मदापुरम जिले मध्य प्रदेश सिवनी मालवा से बोल रहा हूँ। मैं भी एक जैविक कृषक के रूप में 2 एकड़ में मैं सारे जैविक उत्पाद लेता हूँ, मूंग, गेहूँ, चना। और अभी बारिश में मैंने इस बार पिछले 2-3 वर्षों से मैं ज्वार लगा रहा था जी। लेकिन क्या होता है कि पूरे एरिया में एक मैं ही हूँ जो ज्वार लगाता हूँ। सारे पक्षी और तोते जो हैं वो बहुत नुकसान करते हैं और मतलब इतना कि 70% तक नुकसान हो जाता है। उससे बचाव का यदि आपके पास कोई उपाय है वो। और अभी वर्तमान में मूंग मैंने भी लगा रखी है, जैसा कि आपने लगाई है। अभी मूंग मेरी भी काफ़ी 15 से 20 दिन की हो गई है खेत में, हरी खाद के रूप में। जी। तो आगामी दिनों में मैं अब क्या लगा सकता हूँ जिससे कि मेरी उससे आने वाली अगली फसल भी प्रभावित ना हो, मतलब जी। वो सब भी मुझे देखना है। तो कृपया मार्गदर्शन दें कि क्या अभी वर्तमान में क्या सर्वश्रेष्ठ रहेगा, या ज्वार लगाएं तो ज्वार के लिए कोई उपाय बताएं सर। सर चिड़िया के लिए और तोते के लिए, इसके लिए तो उसका एक जो जाली आती है वो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आती है उसकी। एक जाली का कॉस्ट आ गया सर अपना 1 एकड़ पे कम से कम सर 30,000 रुपए का एक जाली आती है, बस पतली वाली। हमारे इधर भी चलती है वो, जो अफीन के जो डोड़े तोते तोड़ के ले जाते हैं। अफीन की खेती भी होती है हमारे बेल्ट में उधर, तो नीमच मंदसौर बेल्ट में। तो वहां पे वो जाली डालते हैं उसकी, तो 25 से 30,000 रुपए का सर खर्चा आएगा उससे। तो वो अपन को देखना पड़ेगा कि अपन ज्वार लगाएंगे तो उसमें भी 25,000 रुपए का खर्चा करेंगे, तो उसमें अपन को क्या बेनिफिट होगा, और उसका बेनिफिट अपना खर्चा जो है वो पूरा हो जाएगा कि नहीं पूरा हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और कोई इसका कोई तोड़ है ही नहीं सर पक्षियों के लिए, तो अपन जाली लगा सकते हैं इसकी, और क्या कर सकते हैं। जिसके बाद में बहुत सारे कम बताते हैं कि ये इसका छिड़काव कर दो, इससे 15 दिन तक आपकी फसल जानवर नहीं खाएंगे। तो खाली बात ऐसे ही बात है, कोई दम वाली बात नहीं मेरे हिसाब से। और यदि अपन उसपे जहरीला पदार्थ छिड़केंगे तो फिर मतलब ही क्या है जैविक का। क्योंकि बहुत सारी कंपनी आजकल बहुत सारे ब्रांड बना रही कि इसे नीलगाय या हिरन से बचा होगा, इस फसलों के ऊपर 8 दिन में इसका छिड़काव करते रहें। तो वो मात्र केमिकल ही है, कुछ नहीं है उसमें, तो उसके ऊपर तो अपन को जाना नहीं है। और अपन चाहते हैं तो उसको आप जल जाली लगा सकते हैं सर उसकी। तो मैं जाली का आपको बता भी दूंगा या एड्रेस भी दे दूंगा, तो आप जाली मंगा के भी अपन उसको बांस वगैरह लगा के अपन जाली लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने बताई कि मूंग की फसल मैंने हरी खाद के रूप में लगाई हुई है, और आगामी फसल भी अपनी प्रभावित नहीं हो आने वाली। तो सर ये 2 काम तो नहीं होगा मेडिसिनल में, क्योंकि ये आप जैसे अब मूंग के बाद में आप चिया सीड लगा सकते हैं, तो आपकी मूंग लग जाएगी फिर वो। हाँ, गर्मी वाली मूंग लगेगी इसमें। आप बोलोगे कि इसमें मैं गेहूं भी ले लूंगा इस फसल के काटने के बाद में, या फिर मूंग भी ले लूंगा, तो मुमकिन नहीं है सर। ये 5.5 महीने की फसल है, चाहे तुलसी लगाओ आप, चाहे चिया सीड्स लगाओ आप। और ये किनोआ जरूर है कि किनोआ आपको जल्दी आ जाएगा, लेकिन इसको भी अपन सर सितंबर के बाद में बो सकते हैं। अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही लगा सकते हैं इसको, इससे पहले अपन लगा नहीं सकते। ये जरूर है कि 3-3.5 महीने में आपकी किनुआ आ जाएगा। लेकिन चिया सीड या तुलसी ये थोड़ी लंबी फसलें हैं सर, तो इसके लिए आपको वो आपका वहाँ का जो शेड्यूल है, अपन की जो क्रॉप शेड्यूल है वो आपको देखना पड़ेगा सर इसमें। नहीं, अभी अभी क्या ऑप्शन, जैसे अभी अगर वर्तमान कितने दिन बाद ये अपना चिया सीड या ये लगाते हैं तो इसकी बोनी कब होती है? अभी अभी लगा दो बोले सर, आज से लगा दो आप। आज से लगा के 10 दिन तक, 15 दिन तक और इसकी बोनी चलेगी, 15 दिन तक। और ऐसे तो हम क्या है कि इसको पूरे साल भर ही लगाते हैं इसको, खाली आपका आ, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी छोड़ के 2 ही सीजन में लगाते हैं इसको, और 2 ही सीजन में बढ़िया निकल जाता है। चाहे तुलसी हो, चाहे आपके चिया सीड्स हो, दोनों सीजन में लग जाता है। तो आपका ये मैंने बता दिया इसमें कि आप उसमें चिया सीड लगा सकते हैं आराम से। और जो बाकी फसल कटाई के बाद आप मूंग लगा सकते हैं उसमें। हमारे इधर कुछ प्याज भी लगाते हैं, लेकिन आपके बेल्ट उधर मूंग का है। नर्मदापुरम में गया भी हूँ, क्षेत्र में बहुत सारे किसान मुझसे परिचित भी है, और मैं जाता रहता हूँ। बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, तो आप चिया के बाद में मूंग आराम से लगा सकते हैं सर उसमें।
जी भाई साहब, तो चिया सीड आपसे मंगवाने के लिए कितने दिन में उपलब्ध हो जाएगा अभी? चिया सीड्स सर नर्मदापुरम तो मैं आजकल ये चार्टर्ड बसें चल रही, कल ही मैंने डाला, भोपाल भी डाला मैंने और अब्दुल्लागंज भी डाला मैंने। तो ये आपका 2 से 3 दिन में उपलब्ध हो जाएगा ये गाड़ी से, यदि आपको एड्रेस दे देते हैं तो वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा आपका। 1 एकड़ में लगाना है सर, तो ये छिड़काव विधि से लगेगा या सीडील वगैरह सर? सीडिल सर आपके बीज बारीक रहता है, यदि वो वाली सीडिल होगी आपकी जिसमें ये प्याज की बीज लगा सकते हैं या आपका सरसों लगा सकते हैं, ऐसा जो गेर वाली जो होगा वो जिसमें एक एक दाना उठा के डालते हैं, तो उससे भी अपन इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो पतली वाली गिरी होना चाहिए उसकी, यदि मोटी वाली गिरी है तो बहुत ज्यादा संख्या में आपको पौधे उसमें गिरेंगे तो मजा नहीं आएगा सर। तो इसके लिए इसकी छिड़काव विधि सबसे बढ़िया है। मक्के की सीडील में जो है गेर आते हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें छोटे बड़े सब आते हैं, उसका जी जी प्रयोग जी हाँ कर सकते हैं सर। उसमें बारीक वाला गेयर लगा दो, बारीक वाला गेयर लगाने के बाद में उसमें थोड़ी बालू रेती मिला दो ताकि वो बीज का एक निश्चित दूरी पर गिरती रहे हो। तो बालू रेती मिला के अपन इसकी जो हार्वेस्ट बुआई है अपन सोइंग कर सकते हैं सर। इसका जी मुझे लगता है, जी जी आदरणीय, मुझे लगता है कि मैं आदरणीय सदस्यों से और साथ में आज के मुख्य वक्ता जी से कल के लिए अगर समय मांगूं आदरणीय मुख्य वक्ता जी, तो अगर संभव हो, क्योंकि वार्ता हमारे समय से आगे बढ़ रही है जी और लोगों की जिज्ञासाएं हैंड रेज की मैं जो देख रहा हूँ रुझान वो बढ़ रही है। तो सर कल का अगर आप समय दें आदरणीय राधे श्याम जी। सर कल के बाद में कर रख सकते हैं अपन, कल तो मैं नहीं दे पाऊंगा सर थोड़ा सा। कल के बाद का समय रख लेते अब हैं मेरा और आदरणीय, मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, तो कल के बाद में जब भी फिर अगले वो ये करेंगे तो उसके बाद में अपन दे सकेंगे। और साथ में मैंने साझा किया है आपका मोबाइल नंबर इस ग्रुप में, तो आदरणीय सलीस यादव जी आप वार्ता कर लीजिएगा और हम हमारी सीमा की वजह से लाचार होकर के जी मैं आदरणीय जी का प्रश्न ले रहा हूँ और उसके बाद जी 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 धन्यवाद जी दिनेश जी। आदरणीय अशोक पटेल सर तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आप प्रश्न रखिएगा। तुम्हारे राधे श्याम जी कैसे हो? बढ़िया है सर, बढ़िया है। बहुत दिन बाद बात हो रही है अपने भी। हैं? बहुत दिन बाद बात हो रही है। अच्छा, चल रहा है बढ़िया, अच्छा बिजनेस? हाँ अच्छा चल रहा है सर, अच्छा चल रहा है। अभी कौन कौन सी फसल उगा रहे हैं आप? अभी तो मिर्ची लगाई है अपन ने, अभी 2 एकड़ की तो मिर्ची है, हल्दी है, वही अजवाइन है अपना, चिया सीड्स है अपना और तुलसी है अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी चलो बढ़िया। भैया आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं? ठीक है। जी जी ठीक ठीक। जी जी धन्यवाद सर। और इन शुभकामनाओं के साथ मैं आदरणीय डीटी शर्मा जी के पास पहुंचता हूं और तत्पश्चात आज के कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति भी मांगता हूं। आदरणीय डीडी शर्मा जी का ले लीजिए, डीडी शर्मा जी का ले लीजिए। हाँ आदरणीय डीडी शर्मा जी आप अपनी टिप्पणी रखिएगा। हाँ नमस्कार जी। आज के जो ये मुख्य अतिथि है प्रोग्राम के, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये इस तरह का जो जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट जुड़ा हूँ कि वहाँ इनका ये बहुत अच्छे जो रेयर जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स है उसकी क्रॉप्स जो को उगा रहे हैं और वो उस तरीके से उगा रहे हैं कि उसमें कोई भी केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने अभी ये वक्तव्य दिया है मिस्टर राधे श्याम जी। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि अफीम की खेती होती है क्या जहाँ आपके एरिया में? हाँ आपको होती है ना सर, अफीम की होती है पर वो एक जैसे किसी गांव में पट्टे दे देती है सरकार, किसी गांव में नहीं देती, ऐसे यूं सभी किसान नहीं करते हैं। जैसे जिसका जो अच्छा औसत देता है कोई किसान तो उसी के पट्टा रहते हैं, तो होती है ना सर खेती इधर। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारे हिमाचल में जो है ना ये खेती जो है बैन है बहुत, इससे ऊपर कानून अगर कोई हाँ करता है तो उसकी बेल नहीं हो पाती। जी 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 तो
हाँ, ये बहुत अच्छा। ये कितने मध्य प्रदेश है ना आपका एरिया? मध्य प्रदेश सर। तो मध्य प्रदेश में तो आदरणीय श्री मुनीलाल जी हैं, और जी। अब इनके तो प्रदेश के जो अब कृषि मंत्री बने हैं, इनके कोई हाथ नहीं कि तो हमारे इनके मध्य तो प्रदेश की मध्य हाँ, प्रदेश। अब जो किसानों की जो समस्या है और जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर इश्यूज है, मेरे ख्याल से अब तो आदरणीय श्री मुनीलाल यादव जी के माध्यम से सॉल्व होगी। आज तो काफी समय हो गया है, लेकिन मैं ये जो चिया वगैरह है, दूसरे सीड्स है, इस सीड्स को मैं आपसे मंगवाना चाहूंगा जब दोबारा आप वक्तव्य होगा आपका, जब चीफ गेस्ट बनेंगे, क्योंकि आज जी समय की कमी को देखते हुए मैं आपको साधुवाद मुबारकबाद देता हूं कि आप ये काम कर रहे हैं, और फार्मर कम्युनिटी के लिए जो भी काम करता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंसान है, और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो जलवायु है, वातावरण है, ये जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध केमिकल यूज कर रहे हैं, इससे बचने के लिए जो भी काम कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस सोसाइटी के लिए, कृषि किसानों के लिए, और खास करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो दोबारा हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आज इतना ही पूछना चाहता था। धन्यवाद, थैंक यू, जी, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सर। निश्चित ही ये जो चर्चा होगी अगले दिन की, तो आपकी वार्तालाप विस्तार से हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और आदरणीय आज की योगाचार्य आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी ने शुरुआत में कहा था कि एक हमारा जो शरीर है, ये शरीर सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है, और इन डिपार्टमेंट में हमें ऊर्जा की जरूरत है, और आज की जो ऊर्जा है दूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई है जहरों से, रसायनों से, और उसका एक सोल्यूशन दिया है आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी ने, आदरणीय राधे श्याम जी ने, कि हम सुपर फूड और जो अन्न ले वो भी रसायन मुक्त हों, जहर मुक्त हों, तो हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में उनका हैंड है, उन्हीं के पास पहुंचता हूँ। तत्पश्चात में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचूंगा। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, आप। जी, आज के मुख्य अतिथि जी के बारे में सम्मान में थोड़ा मुझे एक लाइन कहनी है। सुपर फूड के क्षेत्र में आप कर रहे हैं बहुत बड़ा काम। धन्य धन्य है आपकी। जय जय श्री राधे श्याम। जी जी जी, धन्यवाद सर। और जय श्री राधे श्याम ये उद्घोष किया है माँ पीताम्बरा के, माँ परम्बा के प्रांगण से आदरणीय हमारे योगाचार्य जी ने। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूं कि आज की समग्र सत्र को आप किस तरफ से देखते हैं, और साथ ही सभी का धन्यवाद करने की कृपा करें। बहुत बहुत साधुवाद। और आज के हमारे जो योगाचार्य जो आदरणीय हीरालाल जी कुशवाहा जी, छतसाल की नगरी छतरपुर से आज उन्होंने योग कराया माँ पीताम्बरा प्रांगण से। बहुत 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 ही चूंकि वो तो मर्मज्ञ हैं और 15 वर्ष से लगातार एक क्लास चला रहे हैं, और छतरपुर के गुरु कहे जाते हैं। परम पूज्य स्वामी जी के प्रतिरूप में उन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किया है। ऐसे योगाचार्य जी को मैं सदन की ओर से आभार ज्ञापित करता हूं। किसी प्रकार का मार्गदर्शन और योग कराते रहिएगा, हम सबका मार्गदर्शन करते रहिएगा। और आज के आदरणीय चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय राधे श्याम जी, जो अगर मालवा की भूमि से, पावन भूमि से पधारे, उन्होंने अपना अनुभव बताया, और आज का जो उनको अनुभव सदन ने सुना, देखा, ऐसा लगा कि अभी हमें और जरूरत है आपके मार्गदर्शन की। और हमारे किसानों के सवाल हैं, इनका आप जब भी समय हो तो निश्चित आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से निवेदन करेंगे हम कि आप जो है समय दे। यह कार्यक्रम, योगहर कार्यक्रम किसानों का कार्यक्रम है, यह कोई संस्थान का नहीं है, ना कोई विभाग का है। तो किसानों के कार्यक्रम में जरूर स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम संचालित है, इसलिए आप सबका मार्गदर्शन इसमें मिलता रहे, आपका अमूल्य समय इसमें मिलता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उन सबका हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय कुशल संचालक आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी का भी आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय रंजना जी का, जिन्होंने आदरणीय हीरालाल जी को आमंत्रित किया। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, जिन्होंने हमारे आज के मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित किया। उन सबका मैं प्रणाम करते हुए आज की योगहर कार्यक्रम का यही विराम देते हैं। कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे अपने साथियों के साथ। जिनको जितना भी समय है इस कार्यक्रम से जरूर जुड़ें, और अपने मित्रों को जोड़ें, अपने किसानों को जोड़ें, ताकि हम सब
छोटी छोटी सी बारीकें, छोटी छोटी सावधानी करके हम अपने सफल कृषक बन सकें, हम लाभ ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। और मैं आज युगहार परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने गाय के लिए 20 रुपए जो प्रतिदिन का जो खर्च सरकार देती थी, उन्होंने 40 रुपए कर दिया है। और ताकि और कई बातें हैं, लेकिन आज युगहार परिवार की ओर से बहुत बहुत शादीवाद। देसी गाय को पालने में 40 रुपए प्रति गाय के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। ओम। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम। जो जन ओम, जहां सभी से को आए हैं सो तय धन्यवाद। करो प्रयाण। धन्यवाद। फूल तुम्हें भेजा है आदरणीय मुनीलाल जी के लिए, ये लाल कलर का फूल उड़ल का सादर समर्पित। योगाहार समापन होते है करहो विश्राम, और जो जहां से आए हैं तहां करो प्रस्थान। ओम। ये पीला फूल रंजना बहन जी को समर्पित, रंजना बहन जी के लिए पीला फूल। सेमबाल जी के लिए सुनहरा, डबल कलर मिक्स है इसमें, डबल कलर। कई लोग नाराज हो जाएंगे कुशवाहा जी, जो ध्यान रखियो आप। जी जी जी। हाँ, देखिए कोई खुश होता है तो कोई नाराज तो होते ही होता है, ये निश्चित मानो आप। हर लेकिन कोई आदरणीय प्रसन्न नहीं हो कहेंगे सकता है। इतने इतने कलर कहाँ से लाऊं, कहेंगे आदरणीय। सही बात। नहीं, ये तो चाहते कम से कम नाराजी के माध्यम से भी संवाद हो। हेला जी की नाराज होके भी हम तो बना लेंगे। जी, बहुत ताजा अमरूद लगा था, पका हुआ, तोड़ के खाया अभी। अरे यार रखे ना भैया हमारे एक आप